आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का फिजिक्स यानी कि भौतिकी का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप सभी फिजिक्स का बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं, तो आज के क्लास का ये 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन मैं आपको आज के क्लास में बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाएंगे। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बता दें, ये जो 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर बताने वाला हूँ। और आपको पता ही है कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी जो है ना, क्लास को पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आप सभी जो है ना, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे, ठीक है। हर दिन की तरह क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है नंबर के साथ, ठीक है। इस प्रकार अगर आंसर देंगे तो आपको क्या होगी कि जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी जो है ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा नंबर के साथ। चलिए, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कूलम्ब बल कैसा बल होता है। देखिए, जो कूलम्ब फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है, क्या केंद्रीय फोर्स होता है या फिर विद्युतीय बल होता है, दोनों होता है, नाभिकीय बल होता है। तो याद रखिएगा, कूलम्ब बल जो है वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होते हैं। राइट आंसर हमारा एक का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरा नंबर देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ में पूछा गया है, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण दर्शाता है कि। देखिए, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या दर्शाता है, तो याद रखिएगा दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवेश केवल पूर्णांक गुणज में हो सकता है, ठीक है। राइट आंसर दो का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीसरा आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस कोण पर समविभवी पृष्ठ को काटती है। यहाँ पर पूछा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन से कोण पर समविभवी पृष्ठ को काटती है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, तीन का राइट आंसर जो है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन में है। देखिए, पूछा गया है आप क्या, कि संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में क्या समान रहता है। देखिए डियर स्टूडेंट, जो संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में समान रहता है, तो वो कौन यानी कि बराबर में रहता है। तो याद रखिएगा, विभवांतर समान रहता है। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। क्या इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता पर, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, या सभी पर। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है, तो वो किस पर निर्भर करेगा, तो 5 का याद रखिएगा, सभी पर निर्भर करेगा, ओके। राइट आंसर 5 का डी हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ में पूछा गया है, तापमान के साथ चालकता में वृद्धि किसमें देखी जाती है। जब तापमान के साथ चालकता में बढ़ोतरी देखी जाए, तो वो किसमें, क्या केवल चालक में, केवल अतिचालक में, अर्धचालक में, मिश्र धातु में। तो 6 का राइट आंसर याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अर्धचालक में, ठीक है। राइट आंसर 6 का सी हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि क्वेश्चन है आपके लिए ये क्लास में, ठीक है। बस आप सभी पूरा क्लास को जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पूछा गया 7 नंबर, किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछा है, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बायो सावर्ट का नियम क्या बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर बताइए। बायो सावर्ट का नियम जो बताता है वो क्या, तो याद याद रखिएगा, वो यानी कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप सभी इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के दे चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को यानी कि ज्वाइन कीजिए और फटाफट से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इस क्लास के बाद।
9 नंबर देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ कैसी होती है? देखिए जो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है तो वो कैसा होता है? तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हमेशा बंद लूप बनाती है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ क्या पूछा गया देखिए कि शैथिल्य हानि का उपयोग किसमें किया जाता है? शैथिल्य हानि का जो उपयोग किया जाता है वो किसमें? तो याद रखिएगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत हीटर में, ठीक है? राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखें, एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है? एक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो किसके समानुपाती होता है? तो 11 का राइट आंसर याद रखिएगा, वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है या फिर चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर क्या बढ़ाता है? देखिए ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर जो बढ़ाता है तो वो क्या? तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ाता है, ठीक है? नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आरएलसी परिपथ में प्रतिबाधा जेड का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएलसी जो परिपथ है उसमें प्रतिबाधा का सूत्र बताना है, मतलब जेड का सूत्र बताना है। तो याद रखिएगा 13 का अभी मेरे साथ नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर डी हो जाएगा, आर टू प्लस, ठीक है? उसके बाद छोटी ब्रैकेट एक्स एल माइनस एक्स सी यानी इंटू टू, ठीक है? ये जो है ना प्रतिबाधा का सूत्र है आरएलसी परिपथ में, ठीक है? ये क्वेश्चन आप पहली बार देखेंगे लेकिन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन, ठीक है? 14 नंबर देखिए पूछा गया है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? देखिए डियर स्टूडेंट, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग है वो किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा 14 का सी हो जाएगा, माध्यम की यानी कि पारगम्यता और विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर देखिए पूछा गया, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है? देखिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका उपयोग हम लोग रेडियोथेरेपी में करते हैं? तो याद रखिएगा 15 का बी हो जाएगा, गामा किरण का, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए एक उत्तल लेंस को जब हम लोग पानी में डुबाएंगे तो उसकी जो फोकस दूरी पर प्रभाव पड़ेगा या फिर इफेक्ट पड़ेगा तो वो क्या? तो याद रखिएगा उनका इफ़ेक्ट होगा कि ये कि वो बढ़ जाएगा, उनका जो फ़ोकस दूरी होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया है लेंस की क्षमता P का सूत्र क्या होता है? देखिए जो लेंस की क्षमता का सूत्र जो होता है वो क्या? इससे पहले मैंने आपको बता रखा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट में बताइएगा। हर दिन एक-एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट में आंसर देने के लिए यानी देता हूँ, ठीक है? तो आप लोग इसका इस बार बताइएगा, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा यानी कि आप सभी ज़रूर बताइएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ठीक है? देखते हैं कौन-कौन स्टूडेंट सही बताते हैं। बाकी इधर देखिए 17 नंबर, लेंस की क्षमता P का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा 17 का बी हो जाएगा, P इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स 18 नंबर, सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु की दूरी क्या होती है? तो देखिए सामान्य दृष्टि की निकट बिंदु पूछा है तो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है? और यहीं पर अगर पूछ दे कि सामान्य दृष्टि के लिए फ़ोकस दूरी कितना होता है, तो फ़ोकस दूरी जो होता है ना वो 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विवर्तन की घटना कब संभव होती है? देखिए विवर्तन की जो घटना है वो कब संभव होती है? तो 19 का राइट आंसर बी याद रखिएगा, जब अवरोधक का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के क्रम का हो, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए, ये क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है? थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, देखिए अब यहाँ पूछा गया है बूस्टर के नियम के अनुसार ध्रुवण कोण यानी आईपी पर आपतित प्रकाश के लिए परावर्तित और आपतित किरणें एक दूसरे के साथ किस कोण पर होता है? देखिए जो यानी यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू बूस्टर लॉ, ठीक है? यानी कि बूस्टर के नियम के अनुसार ध्रुवण कोण पर जो आपतित प्रकाश के लिए परावर्तित और आपतित किरण होता है वो एक दूसरे के कौन से कोण पर होती है? तो याद रखिएगा 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वो 90 डिग्री पर होती है, ठीक है? चलिए 21 नंबर देखिए पूछा गया, जब प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो क्या बढ़ता है? तो याद रखिएगा जब प्रकाश यानी विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो जो बढ़ता है वो है क्या? तो याद रखिएगा वो है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब कि फोटो करंट, ओके? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 22,
ये क्वेश्चन अभी याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल आने वाला है, 110% श्योर है, ठीक है। देखिए यहाँ पूछा क्या गया है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दिया हूँ, इस साल आने वाला है ये क्वेश्चन, अभी दिमाग में सेट कर लेंगे। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर करता है, तो 22 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, कण के यानी कि संवेग पर निर्भर करता है। कौन? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ 23 नंबर। देखिए पूछा गया है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या नहीं समझा सका। देखिए रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो क्या नहीं समझा सके, क्या परमाणु की स्थिरता, स्पेक्ट्रम की रेखा, दोनों, या फिर नाभिक का आकार। तो 23 का याद रखिएगा, दोनों, यानी कि परमाणु की स्थिरता और स्पेक्ट्रम की संख्या को नहीं मतलब समझा सके, लेकिन नाभिक का आकार को बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पूछा गया 24 नंबर क्वेश्चन, कि हाइड्रोजन परमाणु में बामर श्रेणी की उत्सर्जन रेखाएं किस क्षेत्र में आती है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु में जो बामर श्रेणी की उत्सर्जन रेखाएं हैं वो कौन से क्षेत्र में आती है, तो 24 का याद रखिएगा, वो दृश्य क्षेत्र में आती है। राइट आंसर 24 का बी हो जाएगा। चलिए 25 बढ़ते हैं, पूछा गया परमाणु के नाभिक की त्रिज्या का क्रम कितना होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, जो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या का क्रम होता है वो क्या, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर, या फिर उसको हम लोग फर्मी भी कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10⁻⁻15 फर्मी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या का क्रम होता है। 26 बढ़ते हैं, यहाँ पूछा क्या गया, देखिए 26, द्रव्यमान संख्या और नाभिक की त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। यहाँ पर आपको द्रव्यमान का संख्या और नाभिक की त्रिज्या यानी कि आर के बीच संबंध बताना है। तो इनके बीच जो संबंध होता है याद रखिएगा, वो होता है आर इक्वल टू, ठीक है, आर यानी ओ ए 1/3 होता है, ठीक है। ये बात याद रखें, आर जीरो ए, ठीक है, 1/3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ 27, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है। देखिए जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें जो ऊर्जा है वो कौन से कारण से उत्पन्न होता है, निर्माण होता है, तो याद रखिएगा 27 का सी हो जाएगा, उत्पादों का कुल द्रव्यमान यानी अभिकारकों के कुल द्रव्यमान से कम होना, यानी कि द्रव्यमान क्षति के कारण नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का निर्माण होता है या फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट 28, रेडियो एक्टिव यानी कि क्षय में बीटा बीटा किरण के या फिर बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 28 का याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है 1 से बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, पीएन संधि डायोड में बैरियर विभव किस दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए जो पीएन संधि है उस डायोड में क्या होगा कि बैरियर विभव कौन से डायरेक्शन में, कौन से दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो याद रखिएगा 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो पी से एन क्षेत्र की ओर है उधर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करेगा या फिर उत्पन्न करेगा। 30 नंबर देखिए, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। सबसे ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन आज के क्लास का, ये क्वेश्चन अभी याद कर लीजिए, इस साल आने वाला है आपके एग्जाम में। यहाँ बताना है जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किए थे वो किसने, तो 30 का राइट आंसर याद रखिएगा, साकले, बर्डिन और बर्टेन ने, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि पर डे का क्लास आप लोग जो है ना पूरा देखिए, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट और फाइनल एग्जाम में लड़ने वाला 100% श्योर के साथ बताता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपसे भी पूरे क्लास को देखिए, मैं जो भी बताऊंगा 110% श्योर है आपके एग्जाम में हूबहू आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 31 नोट गेट का प्रतीक क्या है, तो याद रखिएगा 31 का डी हो जाएगा, यानी कि ये जो मतलब कौन है, इसके सामने गोला मतलब त्रिभुज और विरुद्ध विरुद्ध, ठीक है। ये जो है ना नोट गेट का प्रतीक है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 31 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 हमें क्या पूछा गया, नंद गेट के आउटपुट को नोट गेट के इनपुट से जोड़ने पर कौन सा गेट बनता है। देखिए जो नंद गेट का आउटपुट है, ठीक है, नंद गेट का आउटपुट, ठीक है, उसके बाद यानी नोट गेट का इनपुट, ठीक है, दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे या फिर जोड़ देंगे तो इससे कौन सा गेट उत्पन्न होगा, तो याद रखिएगा कौन सा गेट उत्पन्न होगा, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंड गेट उत्पन्न होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 33, बीटा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा किरणों की तुलना में क्या होती है, तो बीटा किरणों की जो भेदन यानी कि भेदन क्षमता होती है वो अल्फा किरणों की तुलना से बहुत क्या होती है,
अधिक होती है, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 33 का बी हो जाएगा। चलिए 34 देखते हैं। आयाम मॉड्यूलन में सूचना सिग्नल किस पर यानी अध्यारोपित होता है? जो आयाम मॉड्यूलन में सूचना सिग्नल है, वो किस पर अध्यारोपित होता है? तो 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वाहक तरंगों के आयाम पर होता है। नेक्स्ट 35, मोबाइल फ़ोन में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है? देखिए, मोबाइल फ़ोन में जिस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है, वो कौन? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वो है रेडियो तरंग, ठीक है? राइट आंसर 35 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी का क्लास 12th का फिजिक्स का टॉप यानी कि 35 वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आपसे उम्मीद है आप 35 में 35 सही किए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कितना सही किए कमेंट में ज़रूर ईमानदारी से बताइएगा कि 35 में 35 सही किए, 34, 33, 32, 31 जितना भी सही किए, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इधर आपका आंसर किया। अगर आप सभी इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप सभी कमेंट कीजिए, टेलीग्राम लिंक आपको मैं यानी कि मैसेज में रिप्लाई करके दे दूँगा, ठीक है? चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।